सभी दोस्तों को दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूं। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पीजी डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हमारा 8वां क्लास है जो कि यूपीएसआई प्रीवियस ईयर मैथ डेली हम शाम को लेके आते हैं। डेली प्रीवियस ईयर सेट हल करवाते हैं 2017 जो भी सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है मैथ का। तो ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जो कि हमें भी मज़ा आए और आपको भी मज़ा आए पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 3 संबंधे 1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2 संबंधे 1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो हम ऑप्शन ए में दिया है 12 लीटर, बी में 20 लीटर और सी में 18 लीटर, डी में 16 लीटर। तो जल्दी दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कई सेटों में पीछे हम करवा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं दूध और पानी। हम मान लेते हैं कि 3x क्या है, दूध है, और x लीटर क्या है, पानी है। और कह रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2 संबंध 1 बन जाता है। तो हम डाल देते हैं, यहाँ से करते हैं 3x बटा में x, पानी में हम पानी मिलाएंगे न कि दूध में। जब भी मिश्रण में दूध में कहेगा तो दूध में मिलाएंगे और पानी में कहेगा तो हम पानी में मिलाएंगे। तो यहाँ प्लस के 3 लीटर पानी मिलाने के बाद यह मिश्रण का अनुपात जो है 2/3 हो जाता है। तो हम 2/1 हो जाता है। तो इसी तरह से आगे करेंगे, यहाँ से 3x बराबर 2x और प्लस के 6 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3x माइनस के 2x बराबर यहाँ से 6। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ से x बराबर 6, x बराबर 6, x का मान 6 आ गया। तो कह रहा है कि दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाए। तो दूध की शुरुआती मात्रा कितनी है, इसलिए दूध की शुरुआती मात्रा बराबर 3x। तो हम x का मान यहाँ रख देंगे, 3 गुणते के 6 बराबर 18 लीटर। 18 लीटर आपका दूध का मात्रा आ गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ से। और एक बार और देख लेते हैं। एक बर्तन में 3 संबंध है, 1 के अनुपात में दूध और पानी। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2 संबंध 1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो हम यहाँ से हल कर दिए हैं, 3x दूध मान लिए हैं और x लीटर जो है कि पानी है, और पानी में हम पानी को मिला दिए हैं 3 लीटर बराबर 2/1। अब हल करने के बाद समीकरण आपका x बराबर 6 आ गया, और x बराबर 6 आ गया। तो दूध की मात्रा पूछ रहा है शुरुआती, और दूध की मात्रा 3x है। तो 3 में हम x का मान रख दिए हैं तो 18 लीटर। और वो यहीं देखा जाए इस समीकरण के बारे में कि ये समीकरण सही में 2 संबंध 1 हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ रख देंगे 3 गुणते 6 बटा में यहाँ से 6 प्लस के 3 बराबर ये हो जाएगा 36। 18 बटा में 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18। मतलब यह समीकरण 2/1 के अनुपात में बन जा रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है। तो चलिए नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8 संबंध 9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में दिया है 310, बी में 245, सी में 197 और डी में 288। तो जल्दी दोस्तों आप लोग इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम। साक्षर और निरक्षर का अनुपात दिया है 8 संबंध 9। अब आगे कह रहा है कि अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है,
साक्षर कितने भाग लोग हैं, 8 भाग साक्षर है और 9 भाग निरक्षर है। तो हम साक्षर की संख्या यहाँ से देख लेंगे। तो ये 8 बराबर 256, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 8 3 के 24 और यहाँ से 8 दूना के 16 32। इसलिए कह रहा है कि गांव में निरक्षर लोगों की संख्या, और निरक्षर का यहाँ से दिया है भाग 9 भाग है, तो निरक्षर की संख्या हो जाएगा आपका यहाँ से, इसलिए 9 बराबर 32 गुणते 9 बराबर यहाँ से हो जाएगा 8 और 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 बचा 29 27 1 28 228 हो गया यहाँ से। मतलब यहाँ से 228 निरक्षर लोगों की संख्या क्या है 288 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि एक गांव में साक्षर और निरक्षर का अनुपात 8:9 है, और कह रहा है कि गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है। तो 8 भाग बराबर 256, तो 1 बराबर 32। तो इसलिए कह रहा है कि तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है, तो निरक्षर लोगों की कुल संख्या 9 बराबर हो जाएगा आपका 288। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 288, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तीसरा नंबर, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 केजी के बजाय 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दिया है 9.09%, बी में 20%, सी में 15% और डी में 11.11%। तो जल्दी आप लोग इसका दीजिए आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए तो देख लेते हैं हम कि चावल का लागत मूल्य हल कर लेते हैं। चावल का लागत मूल्य बराबर हो जाएगा 100 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। अब यहाँ से 20% ऊपर अंकित करने पर इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। चावल का अंकित मूल्य आपका यहाँ से हो जाएगा चावल का 120 रुपया यहाँ से हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 15% छूट देने पर ग्राहक को 15% छूट देने पर 15% छूट देने पर विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा। विक्रय मूल्य दोस्तों हो जाएगा 120 गुणते 85 बटा में 100, ये कट पीट के आपका हो जाएगा 102। अब कह रहा है आगे कि इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 केजी के बजाय 850 ग्राम, तो हम 1 केजी को ग्राम में बदल लेंगे, 1000 ग्राम हो जाएगा। इसलिए 1000 ग्राम चावल का मूल्य 100 रुपया है, तो इसलिए 850 ग्राम का हो जाएगा आपका मूल्य 100 गुणते 850 बटा में ये हो जाएगा 1000, कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 85 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि 85 रुपया केजी के चावल को 102 रुपया केजी के चावल के रूप में बेचा जा रहा है। तो इसलिए लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर हमको हो जाएगा 102 माइनस के 85 बराबर 17 हो जाएगा। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ से हो जाएगा 17 बटा में 85 गुणते 100, यहाँ से 17 पचे 50 या 5 दूना के 10 बराबर 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 20%
एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 केजी के बजाय 850 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। इस लेन देन में उसे समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान चुके हैं कि चावल का लागत मूल्य जो है 100 रुपया प्रति केजी है, इसलिए इसका अंकित मूल्य 20% बढ़ाने के बाद ऊपर अंकित करता है, लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य इसका हो जाएगा 120 रुपया। तो इसलिए 15% छूट देने के बाद यह वस्तु को बेच देता है ग्राहक को, तो विक्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा 102 रुपया। इसलिए 1000 ग्राम चावल का मूल्य हम 1 केजी को ग्राम में चेंज कर लिए हैं, तो 1000 ग्राम चावल का मूल्य 100 रुपया है, इसलिए 850 ग्राम का यहाँ से 85 रुपया। अब यहाँ से हम लाभ देखेंगे कि ये चावल जो 85 रुपया केजी था, ये 102 रुपया में बेचा जा रहा था, तो यहाँ ग्राहक को लाभ कितना हो रहा है 17%। इसे लाभ प्रतिशत बराबर 17/50 किस में लाभ हो रहा है, तो 85 में बराबर 20% आपका करेक्ट आंसर आ गया है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, करेक्ट बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं, और पी और क्यू एक साथ 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू आर एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए में दिया है 10 दिन, बी में 8 दिन, और सी में 2 दिन, डी में 4 दिन। तो जल्दी आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डेली ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो आप लोग दीजिए जल्दी इसका आंसर। चलिए देखते हैं देखते हैं हम। कह रहा है कि P और Q, P प्लस Q मिल के काम को कर रहे हैं 9 दिन में, और यहीं से आगे कह रहा है कि Q और R, Q प्लस R मिलकर काम को करेंगे 12 दिनों में, और आगे कह रहा है कि P और R एक साथ 18 दिनों में कर रहे हैं। P और R प्लस के R काम को 18 दिनों में कर रहे हैं। टोटल काम आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36। ये 9 दिन में 36 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 करेगा। एक दिन में ये 4 काम करेगा, और ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। अब यहाँ से हम दोस्तों, यहाँ से हम 2 कोष्ठ में A प्लस 2 कोष्ठ में P प्लस Q प्लस R बराबर एक दिन का काम, R का एक दिन का काम यहाँ से देख लेंगे। एक दिन का काम बराबर ये हो जाएगा आपका 4 3 7, एक 8 एक 9 हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। इसलिए P प्लस Q प्लस R का एक दिन का कार्य यहाँ से आपका हो जाएगा 9/2। तो P प्लस Q प्लस R के द्वारा कुल काम करने में लगा समय बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल समय 36 है। कुल काम कितना है, कुल काम यहाँ दोस्तों 36 है, ये कुल काम है। कुल काम 36 बटा के 9 बटा में 2 हो जाएगा, ये आपका उलट के उधर चला जाएगा ऊपर। 36 गुणते 2 बटा में 9, 9 चौके 36 बराबर 8 दिन। 8 दिन में पूरा काम करेंगे तीनों मिलकर। एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि P और Q मिलके 9 दिनों में किसी कार्य को कर रहे हैं, Q और R 12 दिन में, और P प्लस के R मिलकर दोनों 18 दिन में कर रहे हैं। कुल काम 36 हो रहा है। एक दिन का काम P प्लस Q का एक दिन का काम, जब ये 9 दिन में 36 काम कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा। ये 12 दिन में 36, तो एक दिन में 3 काम है, या 18 दिन में 36, तो यहाँ से एक दिन का कार्य 2 हो जाएगा। P प्लस Q प्लस
आर का एक दिन का काम 9 हो जाएगा, कुल काम 9 हो जाएगा एक दिन का इनका। तो ये आपका दो दो व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ 2 कोष्ठ में रख दिया गया है। तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का कार्य बराबर 9/2 हो जाएगा। यहाँ से P प्लस क्यू के द्वारा कुल काम करने में लगा समय, कुल काम यहाँ से हम मान चुके हैं 36 आ चुका है, 36/9/2 ये आपका हो जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा 2, इसलिए यहाँ न चौके 36 और 4 दूना के 8 दिन आपका आंसर हो गया। 8 दिन आपका आंसर, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। तो जल्दी आप लोग इसको नोट करिए, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रेन खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। ए में दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, बी में दिया है 12 मीटर प्रति सेकंड, सी में दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड और डी में दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी दीजिए आप लोग, जल्दी दे दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जल्दी दोस्तों दीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम बता चुके हैं कि जो ट्रेन है वो या खंभे या आदमी को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, और प्लेटफार्म या सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई और प्लेटफार्म या सुरंग की लंबाई के योग के बराबर की लंबाई पार करेगी, वहाँ दूरी तय करेगी। तो यहाँ देख लेते हैं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, अब यहाँ से हमको ट्रेन की लंबाई पता चल गया, और यहाँ से 10 सेकंड में पार करती है एक आदमी को, तो खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटा समय, हम दूरी मान चुके हैं, लंबाई कितना x, अब बटा में समय कितना है 10 सेकंड। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 10 सेकंड, ये समीकरण 1 बन गया। आगे कह रहा है कि और 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति का पता लगाएं। तो दूसरी बात, जब ये सुरंग को पार करेगी तो खुद की लंबाई तथा सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी को तय करेगी। तो यहाँ से हम देख लेंगे, इसलिए ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा कुल ट्रेन की लंबाई x प्लस ये हो जाएगा 105 सुरंग की लंबाई, अब बटा में चाल बराबर दूरी बटा यहाँ समय हो जाएगा, समय कितना है 17 सेकंड में पार कर रही है, तो 17 ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब यहाँ से हम ट्रेन की चाल को रख देंगे, चाल को रखेंगे, समीकरण यहाँ रख देंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब रख दीजिए यहाँ ट्रेन की चाल हम रखेंगे x बटा 10 हो जाएगा बराबर x प्लस के 105, अब बटा में ये 17 हो जाएगा, इधर आएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा 17x बराबर 10x, अब प्लस ये हो जाएगा 1050, फिर इधर ला देंगे 17x माइनस के 10x बराबर 1050, ये घट के आपका हो जाएगा 7x बराबर 1050, 7x बराबर 1050। तो यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 1050 बटा में 7, यहाँ कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब बचा 3, 7 5 35, x बराबर आपका आ गया 150 यहाँ से आ गया 150। अब कह रहा है यहाँ से ये ट्रेन की दूरी हमको पता चल गया, ट्रेन की दूरी हमको पता चल गया दोस्तों, यहाँ से ट्रेन की दूरी ये 150 मीटर है,
यहाँ से हमको पता चल गया ट्रेन की दूरी हम x माने थे, ट्रेन की दूरी पता चल गया। अब कह रहा है कि ट्रेन की गति बताएं, तो ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। अब यहाँ से हम रख देंगे दूरी कितना है 150, समय कितना लगा 10 सेकेंड, कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। एक बार और देख लेते हैं, कह रहा है कि एक ट्रेन खड़े हुए आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है, 10 सेकेंड में पार करती है, और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाए। हम मान चुके हैं कि माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो यहाँ से ट्रेन की चाल निकल जाएगा x बटा 10। जब ये खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। यहाँ से ट्रेन की चाल हमको निकल गया, समीकरण 1 बन गया। अब ट्रेन की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आगे कह रहा है कि 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में, मतलब ये सुरंग और खुद की लंबाई को पार करेगी। तो यहाँ से ट्रेन की चाल बराबर दूरी बटा समय, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हम रखेंगे, हल कर देंगे, तो x बटा 10 बराबर x प्लस के 105 बटा 17, ये आपका आ जाएगा 7x बराबर 1050। तो यहाँ से x बराबर 150, और ट्रेन की चाल पूछ रहा है, हमें दूरी पता चल गया, तो दूरी बटा समय होता है 150। ट्रेन की दूरी हो गई 150, और यहाँ से समय 10 सेकेंड हो गया। ये कट के आपका आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। 250 का कितना प्रतिशत 700? ए में 270, बी में 280, सी में 230 और डी में 250। जल्दी इसका आंसर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सहयोग करिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखें कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो हम कह देंगे कि 250 का x% बराबर 700, x% बराबर 700, 250 का मतलब गुणा, x% को हटाएंगे बटा में ये 100 हो जाएगा, बराबर 700। यहाँ से कट जाएगा, कुछ कटा देते हैं, 5 दूना के 10 और ये 25 हो जाएगा। आपका यहाँ से आ जाएगा 5/2, x बराबर 700। तो यहाँ से हम x बराबर कह सकते हैं 700 गुणते 2/5। यहाँ से कटा देंगे, 5 एकम 5, और बच गया कितना 5 के 20, ये 5 एकम 5, 5 के 20, ये हो जाएगा आपका 14 दूना के 28, 280 आपका आंसर हो गया। दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है। तो 250 का हम मान लेंगे कि 250 का x% बराबर 700, और तो हम इसको 250 का x बटा में 100 बराबर 700, इसलिए कटा दिए हैं हम यहाँ से 5 से, ऊपर नीचे 0 से 0, 5 से कटा देंगे, 5/2, x बराबर 700। तो x बराबर 700 गुणते 2/5, ये कट जाएगा, 140 गुणते 2 हो जाएगा, 14 दूना के 28, 280। आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में AB के अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और x थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए? ऑप्शन ए में दिया है 85, बी में 70, सी में 77 और डी में 88। तो जल्दी आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम। कह रहा है कि एक सत्र में परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में AB के
अंक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और यक्स थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में ए बी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो हम देख लेंगे औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या हम यहाँ रख देंगे। औसत दिया है, पहले हम कुल संख्याओं का योग करेंगे तो हम रखेंगे कुल संख्या कितनी है 72 प्लस 70 प्लस के 80 प्लस 90 प्लस के यक्स। अब बटा में कुल संख्या 1 2 3 4 5, कुल संख्या कितनी है 5। और कह रहा है लास्ट में कि यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो हम औसत के जगह पर क्या रख देंगे 80 रख देंगे। अब हम हल करेंगे तो आगे देखेंगे ये हो जाएगा तिर्यक गुणा यहाँ से 8 5 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 बराबर ये हो जाएगा। आगे इनको जोड़ेंगे आपका ये हो जाएगा 312 प्लस के यक्स हो जाएगा। यहाँ से 312 प्लस के यक्स इधर ला देंगे हम बाबू, इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 400 माइनस के 312, तो यक्स बराबर आ जाएगा 88। यहाँ से आपका आंसर आ गया कि ए बी ने 88 अंक प्राप्त किए। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में ए बी ने क्रमशः 72, 70, 80 और 90 और यक्स अंक पाए थे। यदि सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे तो गणित में ए बी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। अब यहाँ हम औसत रख दिए हैं 80 और कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कितनी है 5। अब यहाँ से हम यक्स का मान यहाँ से ला दिए हैं, यक्स बराबर 88। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है 88 अंक प्राप्त किया, ए बी जो है 88 अंक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कार ए और कार बी की गति का अनुपात 4 संबंधित 3 है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है 24 घंटा, बी में 60 घंटा और सी में 30 घंटा, डी में दिया है 42 घंटा। तो जल्दी आप लोग दोस्तों इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं माना कार बी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ से हम कार ए और कार बी को रख लेंगे। अब कह रहा है कि इनका अनुपात 4 संबंधे 3 है, ये गति का अनुपात है, चाल का अनुपात यहाँ से। और कह रहा है आगे कि ये जो कार ए है ये 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार ए द्वारा 12 घंटे में तय की गई 12 घंटे कार ए की चाल यहाँ से हम निकाल लेंगे। कार ए की चाल बराबर हो जाएगा यहाँ से दूरी बटा समय। दूरी दे दिया है 480, अब समय दिया है आपका 12 घंटा। यहाँ से हम कटा देंगे 12 चौका 48, ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से रख सकते हैं 4 बराबर चाल दिया है, ए की चाल कितना दिया है 4 बराबर दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम बी की भी देख लेंगे, बी का यहाँ से तो यक्स बराबर रख देंगे। बी की चाल यहाँ से हमको पता नहीं है, मान चुके हैं यक्स, तो यहाँ हम रख सकते हैं। इसलिए 3 बराबर ये हो जाएगा आपका 40 गुणते 3 बटा में 4, ये आपका यहाँ से आ जाएगा आपका कट के, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे हम देखेंगे, कह रहा है कि तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो कार बी द्वारा
900 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ से हम 900, चाल कितना है, दूरी बटा चाल यहाँ रख देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हम कटा देंगे, ये हो जाएगा 3 तिली के 9, मतलब ये 30 घंटा, 30 घंटा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 30 घंटा करेक्ट आंसर सी नंबर। एक बार और देख लेते हैं, कह रहा है कि कार ए और कार बी की गति का अनुपात 4:3 है। यदि कार ए जो है 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो यहाँ से हमें कार ए की चाल पता चल जाएगा। कार ए की चाल यहाँ से निकल जाएगा, जब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये 480 मीटर की दूरी यहाँ से किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 12 घंटे में, तो इसका चाल हो जाएगा 12 चौका 48, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं से देख लिया जाए, चाल बराबर है, ए की चाल जो है 4 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसलिए बी की चाल यहाँ से निकाल लेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है आगे कि बी द्वारा लिया गया समय 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा लिया गया समय, तो हम यहाँ से निकाल लिए हैं, यहाँ भी दूरी मालूम हो चुका है और समय भी बी का मालूम हो चुका है, तो यहाँ से 30 घंटा आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 घंटा दोस्तों, 30 घंटा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये हैं, मूल राशि का पता लगाएं। तो हम यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से ए में दे रहा है 6,800 रुपया, बी में 8,000 रुपया और सी में 7,500 रुपया और डी में 8,800 रुपया। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों मूलधन, हमको मूलधन पता करना है, मूलधन बराबर पी हम ले लेते हैं। यहाँ से दर दिया है, आपका दर दिया है कितना 6% और ब्याज भी मालूम है हमको, ब्याज यहाँ से मालूम है 400 रुपया, 400 रुपया ब्याज और समय भी मालूम है, समय जो है 10 महीना है, 10 महीना इसको हम वर्ष में बदलेंगे, तो यहाँ से हम 10 में 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब यहाँ से हम देख लेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय, समय बटा में 100, समय बटा में 100। तो यहाँ रख देंगे हम, ब्याज हो जाएगा आपका ये 400, 400 बराबर मूलधन पी गुणते 6 गुणते समय आपका हो जाएगा 10 बटा में 12, 100 गुणते ये 12 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये कट जाएगा, जीरो से यहाँ से जीरो कट गया, 6 दूना के 12, ये यहाँ से भी 6 दूना के 12। अब यहाँ से हम कटा दिए हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूना के 12 हो जाएगा यहाँ से। अब ये जो है दोस्तों यहाँ से 10 दूना के 20 और ये हो जाएगा आपका P बराबर आपका हो जाएगा 400 गुणते 20 बराबर 8,000 रुपया, 8,000 रुपया आपका हो जाएगा, 8,000 रुपया आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो एक बार और देख लेते हैं, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपया हैं, तो मूल राशि का पता लगाएं। हम मान लिए हैं कि मूलधन जो है P है, मूलधन P, दर 6% है, ब्याज यहाँ से 400 हमको पहले से पता है, समय जो है 10 महीना है, इसको हम साल में बदल देंगे, यहाँ से 12 से भाग दे देंगे। अब यहाँ साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणे समय बटा में 100, ब्याज के यहाँ रख देंगे 400 बराबर P हमको पता करना है, मूलधन हमको पता करना है, मूल राशि गुणते 6 गुणे 10 बटा में 12 गुणते 100, ये कटाने के बाद हमको मूल राशि जो है 8,000 रुपया पता हो गई। यहाँ से मूल राशि हमको पता चल गई 8,000 रुपया, आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर कह रहा है कि यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ए में दे रहा है 36, बी में 45, सी में 60 और डी में 27।
तो जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग दोस्तों जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान 2017 यूपीएसआई में आ चुका है ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एसआई में आ चुका है ये। तो आप लोग जल्दी इसको आंसर दीजिए इसका। तो चलिए देखते हैं हम। मान लेते हैं कि माना मूल संख्या यक्स हैं, मूल संख्या यक्स हैं। अब देख लेंगे, आगे कह रहा है कि एक संख्या का 3/6, तो मूल संख्या वह संख्या यक्स का 3/6 अब उसी संख्या में जोड़ा जाता है यक्स में। तो हमको यहाँ से परिणामी संख्या 54 प्राप्त हो जाती है, 54 प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3x + के 6x, अब बटा में ये हो जाएगा 6 = 54। अब यहाँ से तिर्यक गुणा उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + के 6x बराबर ये 54 × 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ से रख देंगे 6 × 4 ये 10 हो जाएगा आपका, 10x बराबर ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 और बच गया 2, 6 × 5 = 30 और 32 हो गया। तो यहाँ से हम देख लेंगे, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, 6 × 3 = 9 हो जाएगा, 9x बराबर 324। तो यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 324/9। अब यहाँ से 29, 27 और 9 × 6 यहाँ से 54 हो जाएगा, 9 × 6 = 54। तो यहाँ x बराबर आपका प्राप्त हो गया 36। तो वह संख्या क्या थी? 36 थी। वह संख्या, ये नंबर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि माना मूल संख्या यक्स है, वह संख्या क्या है? यक्स है। और उसी संख्या में यहाँ कह रहा है कि एक संख्या का 3/6 हिस्सा, तो उसी संख्या का 3/6 में वही संख्या को हम जोड़ दे रहे हैं यक्स को। तो यहाँ से हमको परिणामी 54 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ से ये हो जाएगा 3x + के 6x बटा में 6 = 54। यहाँ से x बराबर हमको दोस्तों मालूम हो गया, x बराबर 36। तो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और डेली हम इसी तरह से शाम 8 बजे मिलते रहेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम जो कि आपके यूपीएसआई है और इधर रेलवे ग्रुप डी का चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको काम करेगा, अच्छा आपको होगा। वहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको हल करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।